दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम हमारी कहानी मेरी आरुषि का चौथा भाग सुनने वाले हैं। आशा करते हैं अब तक आपको ये कहानी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी और अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अनुपमा बोली, आरुषि कहाँ है? अमितेश के चेहरे पर एक मुस्कान खिल गई। बोला, मेरी बाहों में। अनुपमा तुरंत उससे अलग हो गई। बोली, क्या मतलब? मतलब यह कि तुम ही हो मेरी आरुषि, मेरे जीवन का सवेरा, हमेशा हमेशा के लिए। अनुपमा ही अमितेश की आरुषि है। जब अमितेश ने अनुपमा को उलझा हुआ देखा तो उसे अपने बाहों में भरकर पलंग पर बैठा दिया और खुद उसके पैरों के पास आकर चुपचाप बैठ गया और फिर धीरे से बोला, जानती हो, तुम मेरे लिए सदा से एक पहेली रही हो। जैसे कि तुम अनुपमा तो हो, लेकिन कुछ और भी हो। फिलहाल उस सुबह जब तुम्हें देखा था मैंने, तो ऐसे लगा कि जैसे मैंने तुम्हें पूरी तरह से जान लिया और फिर मेरे मन ने तुम्हें यह नाम दे दिया। तुम इस दुनिया के लिए चाहे जो भी हो, मेरे लिए हमेशा हमेशा आरुषि ही रहोगी, मेरी आरुषि। फिर तुम लेने किसे गए थे शिमला में? अनुपमा के इस सवाल पर अमितेश वहाँ से उठ खड़ा हो गया। अपने वॉलेट से एक छोटा सा लिफाफा निकालकर उसकी तरफ बढ़ाता हुआ बोला, जब पोर्ट्रेट का काम पूरा हो जाने की बात मैंने रानी माँ को बताई तो उन्होंने फ्रेम कराने की जिम्मेदारी भी मुझे ही सौंप दी थी। मुझे भी लगा कि शायद यही सही होगा और फिर तुम दोनों बहनों की पोर्ट्रेट बनाने के साथ साथ मैंने अपनी आरुषि की भी एक स्केच बनाई थी और उस स्केच के साथ मैंने कुछ थोड़ा प्लान किया था। अधिक क्या बोलूं, तुम खुद ही देख लो ना। कांपती उंगलियों से अनुपमा ने वह लिफाफा खोला। लिफाफे में सोने का एक गोल लॉकेट था। अनुपमा ने लॉकेट खोला तो उसकी आंखें अचानक से छलक पड़ी। उसने देखा लॉकेट में सूरज की रोशनी के गोल घेरे के भीतर अनुपमा का प्यारा सा चेहरा मुस्कुरा रहा है। वह बस इतना ही कह पाई, तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? ज़रूरी तो नहीं जज्बातों को हर बार शब्द ही मिले। कई बार हमें काफ़ी सारी चीज़ें खुद से ही समझनी पड़ती हैं। कभी यूँ भी तो हो कि हम मौन रहें और तुम सुन लो। अनुपमा अमितेश की बाहों में चुपचाप समा गई और बोली, अमितेश, मैं क्या बोलूँ? तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस सोने की ज़रूरत है इस वक्त, वरना जब कल रानी माँ वापस आएंगी तो तुम्हारी आँखों के घेरे उन्हें परेशान कर देंगे। अनुपमा के होठों पर एक प्यारी सी मीठी मुस्कान खेल गई। उस रात अनुपमा अमितेश की बाहों का तकिया बनाकर तुरंत ही वहीं पर सो गई। अमितेश भी अनुपमा की बंद आँखों से गिरते हुए आंसुओं को पोंछता पोंछता वह भी जल्दी ही सो गया। अगली सुबह अनुपमा की आंखें दरवाजे पर हुई ज़ोर ज़ोर से हो रही दस्तक से खुली। अमितेश अभी भी गहरी नींद में सो रहा था, इसलिए अनुपमा ने झुककर उसके माथे को चूम लिया। फिर दबे कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ी ताकि अमितेश की नींद ना खराब हो जाए। दरवाज़ा खोलते ही उसने देखा कि सामने अभिजीत खड़ा मुस्कुरा रहा है। वह हैरान हो गई। अपने फियांसे अभिजीत को सामने देखकर अनुपमा बुरी तरह घबरा गई। इससे पहले वह कुछ कहती, अभिजीत ने उसे ज़ोर से गले लगा लिया और बोला, आई एम सो सॉरी बेबी। अनुपमा उससे जल्दी जल्दी अलग होते हुए बोली, सॉरी फॉर वॉट? वो नानी माँ नहीं रही, आगे कुछ मत कहना। अभिजीत, मैं जानती हूँ कि रानी माँ ठीक हैं, उनके बारे में कुछ भी गलत बात मत करो। ऑफ कोर्स बेबी। इतना कहते हुए अभिजीत कमरे के अंदर आया
और सोफे पर अमितेश को बैठा देखकर बुरी तरह से चौंक पड़ा। उसे अंदाज़ा नहीं था कि कमरे में अनुपमा के अलावा कोई और भी होगा। चौंकी तो अनुपमा भी, लेकिन उसने अपने मन के भावों को दबा लिया। वह समझ गई कि अमितेश ने उनकी बातें सुन ली होंगी, इसलिए सिचुएशन संभालने के लिए वह बिस्तर से उठकर सामने रखे सोफे पर बैठ गया होगा। अमितेश भी अभिजीत को देखकर कुछ हैरान सा हुआ अचानक, और वो भी इस तरीके से। अभिजीत ने अमितेश की तरफ हाथ बढ़ाया। हेलो, आई एम अभिजीत। नाम तो सुना होगा तुमने? जी नहीं। अमितेश के इस जवाब से अभिजीत ज़रा झेप गया और बोला, ओह, मुझे लगा कि अनुपमा ने आपको मेरे बारे में सब कुछ बता दिया होगा। उसने कुछ याद करते हुए कहा। इस बात पर अमितेश ने जैसे अभिनय किया, जैसे उसे कुछ अभी अभी याद आ गया हो। अभिजीत का हाथ थामते हुए बोला, जी जी जी, अनुपमा ने बताया था आपके बारे में। आई एम सो सॉरी, मुझे ज़रा भूलने की आदत है। लेकिन भाई, यह मत भूल जाना कि अनुपमा सिर्फ मेरी है। अभिजीत की इस बात का अमितेश ने कोई जवाब नहीं दिया। वह केवल मौन रहा। वह अनुपमा की तरफ पलटा और बोला, मैं एक्सीडेंट साइट पर जा रहा हूँ, शायद कोई नई जानकारी मिल पाए। अरे भाई, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी अभी वहीं से आ रहा हूँ। वहाँ का काम पूरा हो गया है, पुलिस वाले भी वापस चले गए हैं। अभिजीत ने बेड पर लेटते हुए कहा। अनुपमा यह सुनते ही ज़ोर से चीखी। यह ऐसा कैसे कर सकते हैं वे? तुमने कुछ पूछा क्यों नहीं उनसे? अभिजीत ने लेटे लेटे ही जवाब दिया। ऑफ कोर्स पूछा था मैंने उनसे। इंस्पेक्टर ने बताया कि वहाँ उन्हें कुछ भी नहीं मिला है, इसलिए अब आसपास के गांव में खोजबीन चल रही है, शायद वहाँ से कुछ पता चल जाए। इतना कहकर वह थोड़ा सा रुका और अमितेश की तरफ देखते हुए बोला, मिस्टर अमितेश, इफ़ यू डोंट माइंड, मैं अपनी मंगेतर के साथ अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। विल यू प्लीज़ लीव? जी। कमरे से बाहर निकलते समय बस एक पल के लिए अमितेश की आंखें अनुपमा से मिली और एक दर्द का सागर मन ही मन लहरा गया, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। अनुपमा भी चाहकर भी कुछ नहीं कह पाई। उसके जाते ही अभिजीत ने पूछा, ये पेंटर यहाँ क्या कर रहा था? मेरा मतलब इस कमरे में? वह मेरा दोस्त है और वही कर रहा था जो ऐसे समय में दोस्त करते हैं। अभिजीत अब ध्यान से उठ खड़ा हुआ और अनुपमा की तरफ बढ़ा। उसने उसकी दोनों बाजुओं को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और बोला, किसी लड़की के बेडरूम में बैठकर ऐसे दोस्त क्या करते हैं ये तुम मुझे मत सिखाओ, समझी? ज़्यादा चालाकी मत करो। सब मर्द एक जैसे नहीं होते, समझे तुम? लगता है मेरी गैर मौजूदगी में मर्दों पर रिसर्च कर लिया तुमने। अनुपमा अपने आप को उससे अलग करते हुए बोली, अभिजीत, यह समय इन सब बातों का नहीं है, समझे? मुझे अभी फ्रेश होकर ऑफिस भी जाना है। मैं इस दुर्घटना का काम पर असर नहीं होने देना चाहती, और अब तो नानी माँ भी नहीं है, इसलिए मेरा काम और भी बढ़ जाएगा, अनुपमा ने कहा और बिना अभिजीत की तरफ देखे बाथरूम में घुस गई। लेकिन वह अभिजीत की आंखों में उतरता गुस्सा नहीं देख पाई। तैयार होकर जब अनुपमा नीचे पहुंची तो अमितेश को ड्राइवर से बातें करते हुए देखा। अमितेश ने उसे देखते ही बोला, तुम ऑफिस अकेली नहीं जाओगी, समझी? अनुपमा उसे देखती रह गई। अमितेश ने साथ चलने के लिए पूछा नहीं, बल्कि वह साथ चल पड़ा, क्योंकि उसे पता था कि इस वक्त समय साथ चलना बहुत ज़रूरी है। अनुपमा को उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। रास्ते में ड्राइवर की उपस्थिति में अमितेश चाहकर भी अनुपमा से कुछ भी कह नहीं पाया, लेकिन कनखियों से उसका सफ़ेद चेहरा देखकर जान लिया था
कि वह बहुत ज़्यादा डरी हुई है। धीरे से उसने अनुपमा की ठंडी हथेली थामकर दबा दी। जब तक कार ऑफिस पहुंच नहीं गई, उसकी कांपती हुई हथेली अमितेश की मजबूत पकड़ में पूरी तरह से बंद रही। ऑफिस पहुंचकर जैसे ही अनुपमा गाड़ी से उतरी, वहां मौजूद औरतों और आदमियों ने उसे घेर लिया। वे सभी रानी माँ के लिए बेहद चिंतित थे। अनुपमा कभी किसी औरत के आंसू पोंछती तो कभी किसी आदमी का हौसला बढ़ाती। उनके बीच जैसे वो अपना दुख भूल गई हो। अमितेश अनुपमा के भीतर एक अच्छे लीडर के सभी गुणों को अच्छे से देख पा रहा था। तभी अमितेश को पीछे से चंदू की आवाज़ सुनाई दी। राम राम सरकार। अरे चंदू, तुम कब आए यहाँ? हम तो यहीं पर खड़े थे सरकार। आपकी नज़र में बस अभी आए हैं। आपकी नज़र देर से पड़ी। सही कहते हो भाई। इतना कहकर अमितेश फिर अनुपमा को देखने लगा, लेकिन वो ये नहीं देख पाया कि इस बार चंदू ने उसे अनुपमा को देखते हुए देख लिया था। चंद मिनटों बाद चंदू फिर बोला, गहरी दोस्ती हो गई है आप दोनों में? क्या मतलब? क्या कह रहे हो? अमितेश ने चौंक कर पूछा। चंदू कपटता से हंसते हुए बोला, उस रात जंगल में मैंने आपको और दीदी माँ को साथ देख लिया था। अमितेश और चंदू की नज़रें मिली और इससे पहले कि अमितेश कुछ बोलता, अनुपमा की आवाज़ उसके कान में पड़ी। अमितेश, तुम मेरे केबिन में चलकर बैठो, वहाँ मेरा इंतज़ार करो, मैं अभी आती हूँ। अनुपमा की आवाज़ सुनते ही चंदू तुरंत वहाँ से हट गया। लोगों की नज़रें खुद पर जमी देखकर अमितेश ने भी वहाँ से हटना ही ठीक समझा। आसमानी रंग के उसके केबिन में घुसते ही अमितेश की नज़र सामने वाली दीवार पर लगी पेंटिंग पर थम गई। बादलों पे नाचती हुई उस लड़की की पेंटिंग अमितेश ने ही कुछ वर्षों पूर्व बनाई थी और वह जल्दी ही बिक गई थी। ठक ठक। अमितेश को लगा कि टेबल के नीचे से कोई आवाज़ आई हो। उसने झुककर टेबल के नीचे देखा तो एक 8-10 साल की बच्ची को देखकर वह बुरी तरह चौंक पड़ा। उस बच्ची की पीठ अमितेश की तरफ थी। अमितेश ने उसे टेबल के नीचे से बाहर निकालने के लिए हाथ लगाया तो वह अचानक से ज़ोर से चीख पड़ी। अमितेश ने तुरंत अपना हाथ वापस खींच लिया और बोला, बेटा तुम कौन हो? वो बिना पलटे ही बोली, नायरा। पर तुम यहाँ क्यों बैठी हो? मैं दीदी माँ को देखे बिना यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊँगी। सब कह रहे हैं कि रानी माँ मर गई है, और अगर रानी माँ मर गई और अगर दीदी माँ मर गई तो माँ मेरी पढ़ाई छुड़ा देंगी, फिर मैं डॉक्टर कैसे बनूँगी? नायरा, तुम्हारी दीदी माँ कभी नहीं मरेंगी। तभी पीछे से अनुपमा की आवाज़ आई। वह ऑफिस में आ चुकी थी। उसकी आवाज़ सुनते ही बच्ची तुरंत बाहर आ गई। अनुपमा उसे गोद में बिठाकर दुलारने लगी कि तभी उसकी माँ कमरे में आ गई। अनुपमा के गालों को चूमकर नायरा चुपचाप अपनी माँ के साथ बाहर चली गई। कहने में अजीब लग रहा है, लेकिन अगर उस दिन आरुषि की जगह तुम्हें कुछ हो जाता तो इस कंपनी, इस गांव और इन लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। सब कुछ देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम और रानी माँ तो जड़ हो इस कंपनी की। अनुपमा केवल इतना बोली और अपने खुले बालों का जूड़ा बनाने लगी। अमितेश उसे ऐसा करते हुए एकटक देखने लगा। थोड़ी देर बाद जब अनुपमा ने सामने देखा तो अमितेश को अपनी तरफ देखता हुआ पाया और बोली, क्या देख रहे हो? तुम्हें? और क्या मुझे? क्या पहली बार देख रहे हो? पहले भी तो कई बार देख चुके हो तुम। हाँ वो तो है, पर तुम एक ऐसी पेंटिंग हो जिसे जितनी बार देखो उससे में एक नया रंग नज़र आता है। अच्छा जी। अनुपमा अपनी कुर्सी से उठकर
अमितेश के करीब वहीं टेबल पर आकर बैठ गई। उसे अपने इतना करीब आया देखकर अमितेश को चंदू की बात याद आ गई और वह ज़रा सा झिझक गया और संभल कर बैठ गया। वह थोड़ा सा असहज भी हो गया था, इसलिए अमितेश ने बात बदलने के लिए उससे पूछा, मेरी पेंटिंग तुम्हारे ऑफिस में क्या कर रही है? मुझे आरुषि ने गिफ्ट की थी ये पेंटिंग। उस समय अनुपमा का फ़ोन अचानक से बज उठा। उसने मोबाइल फ़ोन उठाकर देखा तो स्क्रीन पर अभिजीत का नंबर फ्लैश हुआ था। एक गहरी सांस लेकर उसने अपना मोबाइल फ़ोन उठाया, लेकिन अभिजीत की बात सुनते ही उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से बदल गया। आती हूँ कहकर उसने फ़ोन रखा और उठने को हुई कि उसका सिर अचानक से घूम गया। यदि अमितेश थाम न लेता तो वो नीचे गिर पड़ती। परेशान अमितेश ने उससे पूछा, क्या हुआ अनुपमा, क्या बात है? मोहन मिल गया है और क्या? मोहन ने बताया है कि लौटते समय गाड़ी नानी माँ खुद ड्राइव कर रही थी। मोहन तो शिमला में वकील अंकल के घर पर ही था कुछ ज़रूरी काम के लिए। नानी माँ ने अंकल को कुछ पेपर तैयार करने को कहा था और जिसे लेकर आने के लिए मोहन वहीं वकील के पास रुका था। पर वह अब तक कहाँ था? क्या उसे इस पूरे हादसे की जानकारी नहीं थी? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। वकील अंकल ने मुझे बंगले पर बुलाया है, शायद वे भी वहीं पर है। कहते कहते अनुपमा रो पड़ी। अमितेश ने उसे अपनी बाहों में भींच लिया, शायद उसे कोई सहारा मिले, और बोला, तुम हिम्मत मत हारो, रानी माँ बिल्कुल ठीक होंगी। पहले ही कोई राय अपने मन में मत बना लो, हम वहाँ चलते हैं ना, तुम टेंशन मत लो। अमितेश के समझाने पर अनुपमा ने खुद को संभाला और दोनों ऑफिस से बाहर निकल पड़े। पूरे रास्ते अनुपमा अमितेश के कंधे को अपने आंसुओं से लगातार भिगोती रही। अमितेश कभी उसके माथे को सहलाता तो कभी उसके आंसू पोंछता। दर्द ने दोनों को ही ड्राइवर की मौजूदगी के प्रति बेपरवाह कर दिया था। वे कुछ ही घंटों में बंगले पर पहुंच गए। बिना एक पल गवाए अनुपमा जल्दी से अंदर भागी। चिंतित अमितेश उसके पीछे पीछे दौड़ा। वो कमरे में पहुंची तो धीमी रोशनी जल रही थी। उसने देखा कमरे में आसपास सुपर्णा और सुजीत बैठे हैं और वकील साहब अभिजीत के कान में कुछ कह रहे हैं। वहीं सोफे पर सिर से पैर तक चादर ओढ़े कोई सो रहा है। शरीर के आकार से वह एक औरत ही लगी, लेकिन उसका पेट बेहद फूला फूला लगा। कमरे के कोने में कुछ पुलिस वाले भी चिंतित खड़े दिखे। तभी पीछे से एक परिचित पुरुष की आवाज़ आई। अनुपमा ने मुड़कर देखा तो वह मोहन था। ओह माय गॉड, मोहन आप? नानी माँ कहाँ है? मोहन की आंखें सोफे पर जाकर ठहर गई। अनुपमा को कुछ भी समझ में नहीं आया। अमितेश चुप ही रहा। तभी कमरे में वकील साहब की गंभीर आवाज़ गूंजी, मेरे पास आओ अनुपमा। अनुपमा ने उनकी आवाज़ को सुनकर भी जैसे अनसुना कर दिया। वह जैसे आगे बढ़ना ही नहीं चाहती थी। अमितेश ने आगे बढ़ने को होता उससे पहले ही अभिजीत ने आगे बढ़कर अनुपमा को थाम लिया। जब बहुत कहने पर भी अनुपमा आगे नहीं बढ़ी तो अभिजीत लगभग ढकेलता हुआ उसे आगे ले गया। उसकी हर हरकत पर अमितेश को गुस्सा भी आया, लेकिन वह क्या करता। दुनिया की नज़र में अभिजीत अनुपमा का मंगेतर है और अमितेश अब तक कुछ भी नहीं। वकील अंकल ने फिर कहा, अनुपमा चादर हटाओ। लेकिन अनुपमा बिल्कुल नहीं हिली। वह चुपचाप वहीं खड़ी रही। इस पर अभिजीत ने आगे बढ़कर खुद ही चादर
हटा दी। उस शरीर पर नज़र पड़ते ही अनुपमा बेहद ज़ोर से चीखी और चीख के साथ ही बेहोश होकर वहीं नीचे गिर पड़ी। उस लाश की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। पूरा शरीर फूला हुआ था और चेहरा बेहद डरावना। अगर शरीर पर कपड़े और गहने न होते तो पहचानना बिल्कुल मुश्किल हो जाता कि यह रानी माँ है। रात में अंतिम संस्कार का रिवाज नहीं है, इसलिए तुरंत ही लाश को सुबह तक ठीक रखने का इंतज़ाम किया गया। अनुपमा एक कोने में बैठी कांपती रही। वह अब तक होश में आ चुकी थी। एक शब्द भी नहीं बोल सकी वह। अभिजीत ने ही पूछा, आप लोगों ने रानी माँ को अकेले जाने ही क्यों दिया? जवाब इस बार वकील साहब ने दिया। मेरा ड्राइवर गया था उनके साथ, लेकिन बाद में उन्होंने उसे बीच रास्ते में ही जाने को कह दिया और खुद ही गाड़ी ड्राइव करके आगे निकल गईं। हमें तो आज सुबह ही एक्सीडेंट के बारे में पता चला। कल पूरी शाम मैं रानी माँ और बंगले का नंबर ट्राई करता रहा, पर फ़ोन लगा ही नहीं, मोहन ने कहा। तो अभिजीत ने उसे थम्स अप का इशारा दिया। उनके बीच हुए इशारों को अमितेश के अलावा कोई और देख नहीं पाया था, लेकिन अमितेश फिर भी चुप रहा। ये नानी माँ नहीं है। अब तक चुप बैठी अनुपमा ज़ोर से चिल्ला पड़ी। सुपर्णा ने उसे संभालने की कोशिश की तो अनुपमा ने उसे भी ज़ोर से झटके से हटा दिया। लाश के डीएनए टेस्ट का रिज़ल्ट थोड़ी देर पहले ही आया है और रिज़ल्ट पॉजिटिव है। ये नानी माँ ही है, ये उन्हीं की लाश है। पास ही खड़े पुलिस इंस्पेक्टर ने इस बार जवाब दिया। अनुपमा का चेहरा अब पूरी तरह से सफ़ेद पड़ गया, जैसे किसी ने उसके शरीर से पूरा का पूरा खून निचोड़ लिया हो। अभिजीत उसकी पीठ सहलाने लगा। सुपर्णा को आंखें पूछता देखकर यह समझना कठिन लगा कि वह रो रही है या फिर रोने का नाटक कर रही है। सुजीत और मोहन शांत खड़े थे। थोड़ी देर बाद वकील साहब से बात करके पुलिस वाले वहाँ से चले गए। अमितेश कमरे के एक कोने में बैठा यह सब कुछ चुपचाप देखता रहा। वह चाहकर भी अनुपमा को अपनी बाहों का सहारा नहीं दे पाएगा, यह बात उसे कचोटती रही। जब उसके लिए वहाँ बैठना कठिन हो गया तो वह कमरे से चुपचाप बाहर आ गया। अभी बाहर आए हुए उसे थोड़ा ही समय हुआ कि अंदर से लड़ने की तेज़ आवाज़ें आने लगीं। अनुपमा का ध्यान आते ही वह जल्दी से अंदर कमरे में भागा। अमितेश को अंदर का नज़ारा बदला हुआ लगा। इतना तो वह समझ गया था कि वकील साहब ने किसी बात पर झगड़ा हुआ है। सुपर्णा लगातार चीखती जा रही थी और किसी की नहीं सुन रही थी। क्या बात हो गई? अमितेश ने सबसे पूछा। उसकी नज़रें अनुपमा से पल भर को मिली। रानी माँ ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी दोनों नातिनों के नाम कर दी है। एक बहन की मृत्यु हो जाने पर दूसरी बहन पूरी प्रॉपर्टी की अकेली मालकिन हो जाएगी और अगर दोनों बहनों की मौत हो जाए तो प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी। किसी भी हालत में प्रॉपर्टी सुपर्णा को कभी भी नहीं मिलेगी, लेकिन उसे हमेशा की तरह हर महीने जेब खर्च मिलता रहेगा। लेकिन लगता है यह बात सुपर्णा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वकील साहब की आवाज़ में तल्लखी साफ जाहिर थी। सुपर्णा तेज़ आवाज़ में बोली, पसंद आने वाली कोई बात होती तो ज़रूर पसंद आती, मरकर भी यह औरत मेरी माँ अब तक नहीं बन पाई। तुम कौन सी उनकी बेटी बन पाई थी? सुजीत वर्मा ने जानबूझकर तंज कसा। इस बात पर सुपर्णा मुंह टेढ़ा करके सुजीत की तरफ देखते हुए बोली, पर तुम चाटुकोर चोर का
अपना रोल अच्छे से निभाते रहना, तुम्हें ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा। पहले रानी माँ के जूते चाट कर और अब अनुपमा के जूते चाट कर तुम्हारा काम तो निकल ही जाएगा। और बीच बीच में जब भी मौका मिले हाथ भी साफ करते रहना, समझे तुम? वह नफ़रत से उसकी ओर देखती हुई बोली। सुपर्णा। सुजीत के चीखने का सुपर्णा पर कोई भी असर नहीं हुआ, लेकिन वकील साहब ज़रूर बीच में बोले। इस बार मैं सुपर्णा की बात का समर्थन करता हूँ। वकील साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? कुछ सोच समझ कर बोलिए। सुजीत अचानक से चौंक पड़ा। रानी माँ आपकी असलियत अच्छी तरह जानती थी, इसलिए उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन आरुषि को किया गया अपना वादा निभाने के लिए उन्होंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन अब बस, आपका रोल अब यहीं पर समाप्त होता है। आपका सारा कर्ज चुका दिया गया है। इतना ही नहीं, रानी माँ ने आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए भी डाल दिए हैं। आप जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन आपको यह सब एक शर्त पर मिलेगा। भविष्य में अनुपमा और इस घर से आपका कोई भी संबंध नहीं रहेगा और ना ही आप उनसे मिलने की कोशिश करेंगे। पेपर मेरे पास तैयार पड़े हैं। जैसे ही आप इस पेपर पर साइन करेंगे, आपका काम हो जाएगा। जी जी जी। सुजीत का मिमियाना सुनकर अमितेश को उससे घृणा हो गई। कैसा बाप है ये! आप सब चुप हो जाइए। अनुपमा का तो सोचिए, घर में रानी माँ की लाश पड़ी है और आप लोगों को पैसों को लेकर लड़ने लगे। कम से कम अंतिम संस्कार तक तो रुक जाते। इतनी भी शर्म बाकी नहीं है आप सब लोगों में। छी! अनुपमा को अपनी बाहों में बांधता हुआ अभिजीत बोला तो वकील साहब का ध्यान उसकी तरफ गया और बोले, तुम ठीक कह रहे हो अभिजीत, मुझे यह सब अभी नहीं बोलना चाहिए। आई अपोलोजाइज। मुझे बात आज नहीं उठानी चाहिए थी। अनुपमा, माय चाइल्ड, यू आर लकी जो तुम्हें अभिजीत जैसा जीवन साथी मिलने वाला है। इनफैक्ट रानी माँ भी तुम दोनों की शादी जल्द से जल्द कर देना चाहती थी। इसे तुम दोनों उनकी आखिरी ख्वाहिश समझ लो। इतना कहकर वकील साहब ने अभिजीत को कुछ इशारा किया। नानी माँ वाकई ऐसा चाहती थी? अनुपमा ने धीमी आवाज़ में वकील साहब से पूछा तो वकील साहब ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। इसके बाद अनुपमा ने उनसे कुछ भी नहीं पूछा, बस एक बार आंखें उठाकर अमितेश की तरफ देखा। अमितेश के मन में आया कि उसी समय अनुपमा को अपनी बाहों की डोली में उठाकर वहाँ से लेकर चला जाए, पर यह मुमकिन नहीं था। अनुपमा की छलछलाई आँखों में अमितेश को अपना चेहरा नज़र आया। बड़ी मुश्किल से अमितेश ने अपनी नज़र अनुपमा से हटाई और फिर बोला, अगर यहाँ चाहतों का हिसाब किताब चल रहा है तो कोई अभिजीत बाबू से भी तो कुछ पूछे कि उनकी चाहत के बारे में। अमितेश को न जाने अचानक से क्या सूझा कि उसने बड़े ही नाटकीय ढंग से फिर बड़े अधिकार से सोफे पर अधलेटा होकर सिगरेट जलाने शुरू की। पूछना क्या है? मेरी चाहत अनुपमा है। अच्छा, तो फिर शिमला के ले जोसेफिन कैफ़े में आप सुपर्णा को क्यों चूम रहे थे? क्या जान सकते हैं हम लोग? अमितेश की इस बात से वहाँ मौजूद सारे के सारे लोग एक साथ चौंक पड़े। अभिजीत तो जैसे ज़ोर से चीख पड़ा, शट अप अमितेश, चुप रहो, क्या बक रहे हो तुम? यही कि तुम और सुपर्णा, मैं और सुपर्णा माँ का क्या? तुम इससे पहले कि अभिजीत अपनी बात पूरी करता, उसके गाल पर सुपर्णा ने एक झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया। वह इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। अमितेश को छोड़कर सभी लोग अपनी जगह पर खड़े हो गए, लेकिन अमितेश
अभी भी अधलेटा सिगरेट फूंकता रहा, जैसे सामने कोई फिल्मी सीन चल रहा हो। सब कुछ बड़े ही नाटकीय अंदाज में घटने लगा। सुपर्णा दोनों हाथों से अपना मुंह ढककर अब जार जार रोने लगी और फिर बोली, मैं नीच हूँ। नीच ना होती तो मेरे जिस्म को भोगने वाला आदमी आज मुझे माँ नहीं कहता। बेशरम। सुपर्णा चुप हो जाओ, अभिजीत बोला। पर सुपर्णा बिल्कुल भी चुप नहीं हुई और लगातार बोलती रही। हाँ, यह सच है, मेरा और अभिजीत का अफेयर चल रहा है। अभिजीत मुझे और अनुपमा को दोनों को एक साथ डेट कर रहा था, पर यह सब जानते हुए भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अभिजीत को अपने साथ देखकर मुझे अनुपमा और रानी माँ पर अपनी जीत का एहसास होता था। वह मेरे लिए मेरी ट्रॉफी बन गया था। मुझे ऐसा लगा कि किसी को कभी कुछ भी पता नहीं चलेगा, लेकिन आरुषि को सब पता चल गया। अनुपमा ने धीरे से सबके सामने कहा। हाँ, सगाई की अगली रात जब अनुपमा रानी माँ के साथ बाहर गई, मैं अभिजीत को गेस्ट रूम में अकेला जानकर उसके पास आ गई थी। हमें लगा आरुषि सो गई है, उसके आने का कोई चांस नहीं है, लेकिन आरुषि तो नीचे लॉन में पेंटिंग कर रही थी। हम दोनों ही बालकनी का दरवाज़ा चेक करना और फिर बंद करना भूल गए थे और शायद आरुषि भी अभिजीत के उस कमरे में होने की बात बिल्कुल भूल गई थी। इसलिए हमेशा की तरह देर रात अंदर आने के लिए उसने बालकनी वाली सीढ़ियों का उपयोग किया। दरवाज़ा खोलते ही उसकी नज़र एक साथ हम दोनों पर पड़ी। कुछ समय के लिए उसके पांव वहीं पर जम गए। ना वह चीखी और ना ही वो चिल्लाई, बस चुप रही। मुझसे नज़र मिलते ही वह ऊपर टेरेस की तरफ भागी। मैं और अभिजीत बिना एक पल गवाए उसके पीछे भागे। हमें देखते ही वह रेलिंग पर चढ़कर अपने मोबाइल से किसी को फ़ोन करने लगी और शायद सारी बातें बताने लगी। अभिजीत समझ गया कि वह रानी माँ को फ़ोन कर रही है। समझ तो मैं भी गई थी, लेकिन उस वक्त कर ही क्या सकती थी, अपनी गलती जो थी। इसलिए मैंने उसके हाथ से फ़ोन छीनने की कोशिश की। इस छीना झपटी में उसका बैलेंस बिगड़ा और वह नीचे गिर पड़ी। वह एक एक्सीडेंट था। सुन लिया आप सबने, वह एक एक्सीडेंट था। अभिजीत अचानक से बीच में ही बोल पड़ा। वह एक्सीडेंट नहीं था, सुपर्णा चीखी। सुपर्णा प्लीज़ चुप हो जाओ। अभिजीत उसके सामने अब लगभग गिड़गिड़ाया। मैंने चुप रहने की, उस रात को भुलाने की और अपने आप को माफ़ करने की बहुत कोशिश की, पर हार गई। वह रोज़ मेरे सपनों में आती है। तुम मेरे पास होते हो तब भी मेरे सपनों में रोज़ आती है। अभिजीत, अब मुझे सच कहना ही होगा। तो सच बोलो सुपर्णा, बताओ सच क्या है, अमितेश ने अचानक से बीच में कहा। तो वह फिर से बोलने लगी। बैलेंस बिगड़ते ही आरुषि पलटी और फिर छज्जे पर लटक गई। मैं उसे बचा सकती थी अगर मैं कोशिश करती, पर नहीं बचाया क्योंकि मैं कोशिश ही नहीं करना चाहती थी। उस समय मुझे अभिजीत को बचाने में अपना फ़ायदा नज़र आया। हम दोनों वहाँ खड़े आरुषि को तड़पता हुआ चुपचाप खड़े देखते रहे। थोड़ी देर बाद वह बोली, माँ, इस हादसे के बारे में किसी को भी भूल कर मत बताना, वरना माँ शब्द एक गाली बन जाएगी। और फिर उसने खुद ही छज्जे पर से अपना हाथ हटा दिया। लेकिन आपने आरुषि और अभिजीत की अफेयर की बात फिर क्यों उड़ाई थी? अमितेश ने सुपर्णा से जानबूझ के पूछा। मैंने इसलिए किया था क्योंकि अभिजीत ने मुझे बताया था कि आरुषि उसे पसंद करती है। हालांकि मुझे यह बात सच नहीं लगी थी उस वक्त, लेकिन फिर भी मैंने उसके और अभिजीत की झूठी अफेयर की खबरें उड़ाई ताकि उसे गलत साबित करके मेरे अंदर का जो गिल्ट था वह मर जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
मैं यूं ही तड़पती रही। हर रात वह मेरे सपनों में आकर अपनी बात दोहराती रहती है। हर रात, हर रात, हर रात। वह मरकर भी नहीं मरी, वह यहीं है। अचानक से कमरे में अंधेरा हो गया, पर कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला। तभी अचानक खिड़की का शीशा टूटने की तीखी आवाज़ सबके कानों में पड़ी। सभी ने चांद की रोशनी में एक साए को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा। दूध या सफ़ेद। अंधेरे में तो वह आकृति पहले केवल हल्की परछाई की तरह दिखी थी, पर अचानक बिजली चमकी तो सभी ने देखा सफ़ेद लबादा जैसा पहने 5.25 फीट लंबी और थोड़ी सी चौड़ी सी इंसानी आकृति दरवाजे के ठीक सामने खड़ी थी। वह कौन है? अभिजीत ने कांपती आवाज़ में पूछा। देखो, देखो, वह आ गई। अब हम सबको और ख़ासकर हम दोनों को नहीं छोड़ेगी। इस पूरे कमरे की खामोशी में सुपर्णा की हंसी बेहद डरावनी लगी। उसके पैर नहीं हैं, सुजीत उसके कान में फुसफुसाया। यकायक जंगल में सियार ज़ोर ज़ोर से रोने लगा तो वहाँ मौजूद सभी लोगों के एक साथ रोंगटे खड़े हो गए। अचानक साया पास आता रहा और वे सभी पीछे हटते गए। अचानक वह कैसे गायब हो गया, किसी को पता ही नहीं चला। आपने उसके पैर देखे थे? अमितेश ने सुजीत से पूछा। नहीं। फिर कैसे कहा कि उसके पैर नहीं हैं? भूतों के पैर नहीं होते और चुड़ैलों के? उनके होते हैं, पर पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं। अभिजीत ने जवाब दिया। नहीं, अब ऐसा नहीं है। अब तो चुड़ैलों ने भी सीधे पैर से चलकर लात मारना सीख लिया है। अमितेश अगर अनुपमा को रोकता नहीं तो अभिजीत को दूसरा थप्पड़ पड़ना बिल्कुल तय था। ठक ठक ठक। ऐसे लगा जैसे किसी ने दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक दी हो। सब एक दूसरे को यों देखने लगे जैसे दरवाज़ा एक दूसरे को खोलने को कह रहे हों। एक दो लोगों ने घर के नौकरों को धीरे से आवाज़ भी लगाई। अपने डर के कारण वे बोल भी नहीं पा रहे थे, पर कोई नहीं आया। दरवाजे पर दस्तक तेज़ और तेज़ और तेज़ होती गई। अमितेश ने खिड़की से झांका तो सामने वही सफ़ेद साया खड़ा हुआ पाया, एकदम दरवाजे के पास। अमितेश ने सबको शांत रहने का इशारा किया और धीरे धीरे दरवाज़ा खोला। चर। वह साया हवा के साथ चलकर अंदर आ गया। किसी के मुंह से एक बोल भी नहीं फूटा। अमितेश भरसक कोशिश कर देखने लगा कि इस साए के पैर हैं भी कि नहीं, और अगर हैं तो सीधे हैं या उल्टे। अचानक से जिस कमरे में रानी माँ की लाश थी, वहाँ से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी। सभी का ध्यान थोड़ी देर के लिए उधर गया और फिर जब वे पलटे तो साया वहाँ से गायब था। तभी सीढ़ियों पर कई पैरों की आहटें सुनाई पड़ी। डर के मारे अब सुपर्णा ज़ोर से चीख पड़ी। वह आ गई, वह आ गई। अभिजीत भी बुरी तरह डर गया और बड़बड़ाने लगा। आरुषि, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। मैं यह भी मानता हूँ कि मैंने ही रानी माँ की गाड़ी का एक्सीडेंट करवाया था, पर गलती मेरी नहीं है, मेरे पापा और बड़े भाई की है। वे मुझे जायदाद से बेदखल करने की धमकी दे रहे थे। मैं भला क्या करता? तुम उन्हें मार दो और मुझे छोड़ दो प्लीज़। पैरों की आहटें अभिजीत के पास आकर अब अचानक से रुक गई। तभी कोई ज़ोर से बोला, पीकबू, और कमरे में रोशनी फैल गई। आरुषि की मौत का सच इस तरह से सामने आएगा, यह तो किसी ने भी नहीं सोचा था। शायद
आपने भी नहीं सोचा होगा, क्यों? सही है ना? अभिजीत और सुपर्णा के गुनाह कबूल करने के बावजूद कौन था वह साया जो सबको डराने आया था? किसने आकर अभिजीत के कान में ज़ोर से आकर कहा था, पिकबू? सच का पूरा पूरा खुलासा होगा हमारे अंतिम भाग में, यानी पार्ट 5 में। इंतज़ार कीजिए और सुनते रहिए हमारे चैनल पर ये खास कहानियाँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अरे हाँ, आपने कमेंट्स तो अब तक किया नहीं है। कमेंट्स करके अपनी राय ज़रूर बताइए। तब तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।